1953 के बारे में। अब तक हमने जाना कि गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसके केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ही थे, लेकिन अब पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होंगे यानी कि कानून बनाने के अधिकार, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून को लागू करने के जो अधिकार हैं उनके लिए डिफरेंट बॉडीज होंगी जो कि काम करेंगी, डिफरेंट काउंसिल्स होंगी जो कि वर्क करेंगी। इसीलिए 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया और ये कहलाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने और पहली बार गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयार हुई, जिसे हम इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं, जिसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। और ये लेजिस्लेटिव विंग बिल्कुल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती थी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो किए जाते थे, उसी अनुसार ये मिनी पार्लियामेंट यानी कि ये लेजिस्लेटिव विंग भी फंक्शन करता था। साथ ही पहली बार ओपन कंपटीशन की बात हुई सिविल सर्वेंट्स के लिए। सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति के लिए पहली बार इंडियंस को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया और कहा गया कि चाहे कोई भारतीय हो चाहे कोई यूरोपियन हो, सभी को समान मौके मिलेंगे और सिलेक्शन के लिए सभी का एग्जाम होगा और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की गई। अकॉर्डिंगली मैकॉले कमेटी का गठन हुआ। ये कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज पर बनाई गई थी और इसका अपॉइंटमेंट 1854 में हुआ था। साथ ही कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया और कहा गया कि इंडियन टेरिटरीज में जहां पर भी ब्रिटिश क्राउन का पोजीशन है वहां पर कंपनी का रूल है उसे अलाउ किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। लेकिन इस बार ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि कंपनी का रूल कब तक किस पर्टिकुलर पीरियड तक एक्सटेंड किया गया है। जैसा कि पिछले रेगुलेशंस में हुआ करता था, प्रीवियस चार्टर्स में हमने हमेशा देखा कि कंपनी के रूल को लेकर के जब भी बात होती थी तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता था, लेकिन इस बार कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन था, एक ऐसा सुझाव था जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का रूल अब कभी भी खत्म हो सकता है, कंपनी के रूल को अब कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता था। साथ ही पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी व्यवस्था हुई। इंडिया के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड हुए थे, वो उसमें से जो 4 थे उनका अपॉइंटमेंट लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हुआ करता था, यानी कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से एक एक मेंबर की नियुक्ति हुई थी। इसके द्वारा लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई। ऐसा लगा कि अब जो हमारी सरकार जो सेंटर में है वो लोकल लोगों के बारे में और उनके एस्पिरेशंस के बारे में भी सोच रही है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो रहा था या नहीं, इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही जल्द हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 की क्रांति ने भारत के इतिहास में एक नया पाठ जोड़ा, एक नया लेसन ऐड किया, जिसके बाद अब गवर्नमेंट का सारा नजरिया बदल जाएगा और गवर्नेंस का सिस्टम भी बदल जाएगा। इस प्रकार से अब शुरुआत होती है क्राउन रूल की। कंपनी रूल खत्म हुआ और अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में पहली बार गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि इंडियंस के कॉपरेशन के बिना वो भारत के प्रशासनिक ढांचे को नहीं चला पाएंगे। अगर उन्हें भारत में रूल करना है तो ये बहुत जरूरी है कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इंडियंस भी शामिल हों। इसीलिए इंडिया को भी कहा गया कि अब उन्हें गवर्न करने के लिए एक नए तरीके से चीजें स्टार्ट की जाएंगी और इंडिया को अब कंपनी के द्वारा गवर्न नहीं किया जाएगा बल्कि क्राउन के द्वारा गवर्न किया जाएगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो डेजिग्नेशन थी उसे चेंज करके वॉयसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया। वॉयसरॉय जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया के, और जो हमारे सबसे पहले वॉयसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बने फर्स्ट वॉयसरॉय ऑफ इंडिया।
साथ ही वो जो पुराना डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई थी, उन्हें भी अबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी अबॉलिश किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद एक नई बॉडी का गठन हुआ, एक न्यू ऑफिस तैयार हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOS। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, इनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी कि वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। और SOS मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। SOS की हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई गई। ये जो काउंसिल थी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसका काम केवल सलाह देना था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इस काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ये जो इन काउंसिल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ये एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको कभी भी, जिस पे मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। ये इंडिया में भी हो सकता था और इंग्लैंड में भी हो सकता था। So it was capable of suing and being sued in India and England। तो ये इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने एक नया पहलू जोड़ा और अब भारत की जो राजनीति है उसमें डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल अब शुरू हो चुका है। कंपनी का रोल पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने ये फील करवाने की भी कोशिश की कि भारत के जो निवासी हैं वो उनको एक तरह से हेल्प करने के लिए आए हैं, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं और अब आगे से जो पुरानी गलतियां हुई हैं उन्हें नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। भारत का एक्सप्लॉयटेशन कभी नहीं रुका और इसी वजह से आगे दोबारा नेशनल मूवमेंट की तैयारी होगी। उसे भी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। आज के लिए